आज हम लोग कूलॉम्स लॉ देखेंगे। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के पहले आप जानते हैं, सपोज देयर आर टू सिमिलर चार्जेस, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? अंडरस्टूड है? दीज आर द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ए इस पे जितना रिपल्शन का फोर्स F लगाएगा उतना ही रिपल्शन का फोर्स A लगाएगा, उतना ही A चार्ज इस पे अट्रैक्शन का फोर्स F लगाएगा, उतना ही A चार्ज इस पे अट्रैक्शन का फोर्स A लगाएगा। क्लियर है? तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट वाज गिवन बाय कूलॉम। ठीक है, तो कूलॉम कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to a square of the distance between them. उसने कहा suppose there are two charges Q1 and Q2 being placed at distance r. Understood है? दोनों जो फोर्स लगाएगा A जितना इसमें फोर्स लगाएगा उतना ही A इसमें फोर्स लगाएगा। दोनों सिमिलर चार्ज है तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा। गणित कितना, अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। क्लियर ना? तो वही A जितना इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही A इस पे फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स if proportional to Q1 and Q2 if R constant। अगर आपका R constant है तो value of either charge is more, the force of attraction or repulsion will be more. And also A proportional to 1 upon R square if Q1 Q2 constants। अगर चार्ज जो है Q1 Q2 constant है, the separation between the charges is increased, force will decrease and vice versa। ऐसा ही है। अगर दोनों प्रोपोर्शनलिटी को अगर मिलाएं तो आप कह सकते हैं A proportional to Q1 Q2 upon R square। ये हो गया, एक कहता है कूलॉम्स लॉ, राइट? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा एंड F is equal to A into Q1 Q2 upon R square। अब कांस्टेंट जानते ही हैं, A is constant of proportionality, which is found to change with medium। मीडियम के साथ चेंज करता है। जैसे आप जानते हैं दुनिया में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने की जगह पर कोई कांस्टेंट लाते हैं, वो किसी न किसी चीज का प्रॉपर्टी होता है, वो बताता है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा गणित लिखना रिजल्ट में। तो इसी कहता है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है which is found to change with medium। कहने का मतलब क्या है, सपोज दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखें तो फोर्स इन वैक्यूम सपोज लगा, राइट ना, 50 न्यूटन का फोर्स लगा। सपोज अगर दोनों यहां पे कोई मीडियम डाल दिए हम, सपोज कोई वाटर है तो फोर्स इन वाटर सपोज लगा 25 न्यूटन या मान लीजिए 10 न्यूटन लगा। सपोज वाटर रख दिए तो लगा सपोज 10 न्यूटन। इन मीडियम वाटर में कोई ऑयल है तो ऑयल रख दिए तो फोर्स सपोज लगा आपका 2 न्यूटन। मींस दो चार्जेस के बीच फोर्स चेंज कर जाएगा अगर दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम हम चेंज कर देते हैं, राइट ना? तो ये कहता है मीडियम चेंज करने से चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें यहां से आपने पढ़ा हो गया, पढ़ेंगे आगे ये 1/4 पाई नॉट वगैरह हम डालते हैं ऐसा सिस्टम। लेकिन मैं सीरियस बताना चाहूंगा यहाँ थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा 5 मिनट समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जो फर्दर आगे कैपेसिटर पोटेंशियल हर जगह एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उसका यूज होगा। तो मैं सीरियस सिस्टम में बताना चाहूंगा थोड़ा, ठीक है? तो A is constant of proportionality which is found to change with medium। अगर लेते हैं इनसीजियस सिस्टम हम मानते हैं A equal to 1/k। आप लिख सकते हैं कोई भी डेटा को, जैसे आप 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या 10 सेंटीमीटर को या 1 सेंटीमीटर को आप 1/100 मीटर लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं A is equal to 1/k।
क्लियर। इसी के क्या है हम देखेंगे बाद में, जैसे 0.5/2 है तो ए जो मीडियम की प्रॉपर्टी तो के भी मीडियम की प्रॉपर्टी हो। क्लियर। आगे हम देखेंगे तो लिख सकते हैं f is equal to, so your this part becomes f is equal to 1/k into q1 q2 upon r square। सीरीज में लिया तो फोर्स का वैल्यू 9 होगा। दैट्स experimentally it was found that it is found, जो भी बाद भी लिख सकते हैं, इजी भी लिख सकते हैं, पहले था अभी भी है। it is found that force is maximum in vacuum। दो चार्जेस को वैक्यूम में रखें, कोई मीडियम में रखें, सपोज वाटर में रखें तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो सपोज वैक्यूम में रखें तो 15 न्यूटन लग रहा है, वाटर में रखें सपोज 10 न्यूटन लग रहा, सपोज ऑयल में रखें, कोई ऑयल है ऑयल में रखें तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। रेडी कितना। तो देखा गया कोई भी मीडियम हो, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि दो चार्ज को जब वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स मैक्सिमम लगता है। रेडी कितना। A equal to 1/k understood as force maximum है, this K should be minimum, so K must be minimum in vacuum। तो K का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो K is equal to 1 for vacuum। अस्यूम ऐसा मान ली, अस्यूम का मतलब साइंटिस्ट ने ऐसा माना ऐसे ही नहीं मानता। जैसे देखिए दो चार्ज को हम यहां वैक्यूम में रखें, राइट ना, तो फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन लग रहा है। ये सपोज न्यूटन के टर्म में समझ लें, है डायनेमिक बेसिकली, अगर न्यूटन में समझ लें तो ये सपोज 1 रख दिए तो 50 न्यूटन आया। अगर वाटर रख दी मीडियम तो 10 न्यूटन फोर्स आया, इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो गया 5, राइट, 50/5 10 आएगा। अगर हम ऑयल रखते हैं कोई मीडियम बीच में तो 2 न्यूटन आ रहा है, मींस के का वैल्यू कितना होगा 50/25 तो 2 आ जाएगा। क्लियर था। मींस के का वैल्यू एयर के लिए मिनिमम है 1, वाटर में सपोज मान लिए 5, ऑयल में मान लिए सपोज 25, तो 50/25 2 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से वही है। क्लियर ना। सो के इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने देखा कि के का वैल्यू 1 रखते हैं तो सही रिजल्ट देता है। वैक्यूम force in vacuum is approximately equal to force in air, hence k is equal to 1 for air also। air के लिए भी k is equal to 1। ना तो लिख सकते हैं force in vacuum is equal to 1/k into q1 q2 upon r square times, और k का वैल्यू हो गया 1, राइट। अगर कोई मीडियम लेते हैं तो फोर्स इन मीडियम इक्वल टू k आ जाएगा, उस मीडियम का k होगा। क्लियर ना। तो दैट इज इक्वल टू 1/k into q1 q2 upon r square टाइम्स। अगर यही लिखें तो आप कह सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम दैट इक्वल टू k, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू k। रेडी बेटा। मींस फोर्स इन मीडियम जो होगा ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय k, ऐसा लिख सकते हैं। दिस k इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वैसे ही है। सपोज आप खड़े हैं, ठीक है ना, आप खड़े हैं, मैं आपको गुस्सा मार रहा, ऐसे मार रहा तो आपको चोट लगा। अगर बीच में हम कोई पिल्लो रख दी, अब आपको मारे तो कम चोट लगा, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण कम चोट लगा उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे पिल्लो। वैसे ही आता है, दो चार्ज को हम वैक्यूम में रखें तो फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, अगर वाटर में रख दिए तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण फोर्स का वैल्यू घट गया उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं k, एंड k इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर। तो यहां से इसी को क्लियर करने के लिए मैं बताया था सीडीएस सिस्टम, ठीक है। अब आपको बेसिकली करना है एसआई सिस्टम। सो एसआई सिस्टम में हम अब देखें
क्लियर ना? ए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस प्रॉपर्टी के कारण फोर्स का वैल्यू चेंज होता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ना ए डायस में था सारा, दिस डेटास वेर इन डायस, सो साफ लिखो थोड़ा डायस। इन ऐसा सिस्टम अगर हम लेते हैं, सो इन ए साइज सिस्टम, ए साइज सिस्टम में अगर लेते हैं, सीजीएस सिस्टम में a इक्वल टू हम 1/k मान रहे हैं। इन ए साइज सिस्टम a इक्वल टू होगा 9 × 10⁹ राइट ना? जैसे आप ऐसा नहीं करते कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, ऐसा नहीं करते। आप ऐसा नहीं करते कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन होता है। आप ऐसा नहीं करते कि 1 जूल इक्वल टू 1 अर्ग होता है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, राइट ना? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ दैन 1 जूल इक्वल टू 10⁷, ऐसा नहीं होता। तो सीधे सिस्टम में हम डायरेक्ट में ला रहे थे, न्यूटन में लाएंगे तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वही है, a इक्वल टू ऐसा सिस्टम में अगर लाएंगे, न्यूटन में लाएंगे तो 9 × 1 की जगह पे आपको 9 × 10⁹ लेना पड़ेगा। जैसे 1/k था तो 1 की जगह पे आपको 9 × 10⁹ लेंगे तो आपका न्यूटन में आ जाएगा। So your equation becomes force is equal to 9 × 10⁹ upon k into q1 q2 upon r²। अब a होगा आपका न्यूटन में, श्योर? अब ये न्यूटन में है, क्लियर? अब आगे हम फर्दर देखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 9 × 10⁹, ये जो मैं k माना हूं, ये जो k है, राइट ना, ये स्मॉल k है, क्योंकि आगे मैं कैपिटल k भी डालूंगा, स्मॉल k, ये स्मॉल k है। 9 × 10⁹ को हम बोलते हैं 1/, वही k यहां है, 1/4πε0, राइट ना, इनटू यही होता है। तो इस केस में अगर लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू k इनटू q1 q2 अपॉन r² न्यूटन। इस तरह का होगा, क्लियर ना? यहां जो k है इसको आप εr भी लिख सकते हैं। εr क्या है मैं बताऊंगा। तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0, अच्छा लगने के लिए εr इनटू q1 q2 अपॉन r²। यहां जो ε0 का वैल्यू होता है, ε0 बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। कोई फ्री स्पेस या वैक्यूम है तो उसका वैल्यू, जैसे c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये सब डेटा जो कांस्टेंट वैल्यूज आते हैं, हम साइंटिस्ट देता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ε0 का वैल्यू होता है ए साइज सिस्टम में, राइट, कितना 8.85 into 10 to power -12 in a size system। a size system ऐसा कुछ होता है। अब ये वैल्यू पुट करें ε0 का, पाई का 3.14, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। यहां k था डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, k को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, राइट। ε0 था तो उसके लिए साइंटिस्ट ने बोला और इजी करने के लिए εr डाल दिया, क्लियर ना। तो यहां εr को हम बोलते हैं εr is equal to relative permittivity of medium, मींस बेसिकली डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, क्लियर ना। हालांकि हायर स्टडी में दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। मैं बताया, वन सेकंड देखते हैं। मैं अभी बताया था डेटा से कि दो चार्ज को वैक्यूम में रखें तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, मीडियम चेंज कर दे तो फोर्स का वैल्यू घटता जाएगा। गेट इट ना, अंडरस्टूड है? वैक्यूम के रिस्पेक्टिव या एयर के रिस्पेक्टिव, राइट। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण फोर्स का वैल्यू चेंज होगा उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। वन सेकंड रिकॉर्ड करवा दूं, हायर स्टडी में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। सो इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्लियर। के जानते हैं रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी है, यानी कि कोई भी यूनिट में लेंगे के का वैल्यू सेम होगा,
तो इस केस में लिख सकते हैं फॉर वैक्यूम और एयर लिख सकते हैं K is equal to epsilon r equal to 1। तो आप जानते हैं फोर्स इन वैक्यूम becomes 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon r square। गणित ये इतना न्यूटन हो गया। And force in a medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into epsilon r into Q1 Q2 upon r square न्यूटन। ऐसा कुछ होगा, राइट। यहां से लेकर करते हैं तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम दिस इज इक्वल टू कितना होगा एप्सिलॉन r एंड दैट इज इक्वल टू k। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपने देखा कि f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught if medium is not mentioned। क्वेश्चन अगर मीडियम मेंशन किया हुआ नहीं है, this means charges are placed in vacuum or air। 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square आपने यहां देखा। तो यहां बेसिकली साइंटिस्ट ने कहा है लंबा लगता है, तो इसके लिए एक और वैल्यू डाल दीजिए k। कन्वेंशन मानिए ये आपका कैपिटल के लेते हैं, वहां मैं स्मॉल के लिया था डायरेक्टली कांस्टेंट के केस में, यहां कैपिटल के, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं। तो सिंपल करने के लिए आप कह सकते हैं f is equal to k into q1 q2 upon r square। अंडरस्टूड है, if medium is not mentioned this means this is vacuum or air। अंडरस्टूड है, यहां पे वैक्यूम आपका छुपा हुआ है। क्लियर है। सो 1 upon 4 pi epsilon naught को आप k भी लिख सकते हैं। बेसिकली लोग पढ़ाते हैं तो पहले 1 upon 4 pi epsilon naught डाल देते हैं, फिर वैल्यू डालते हैं, जो भी बेसिकली ये यहां से आता है, इस तरह से आता है। क्लियर। तो जो फार्मूला है जो आपका ये स्केलर फार्मूला है, ये आपका स्केलर फॉर्म है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स सेपरेशन के साथ चेंज कर रहा है। क्लियर ना। तो अगर इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं सो F is equal to K या 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square into r का यूनिट वेक्टर, राइट। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप जानते ही हैं K is equal to K into Q1 Q2 upon r square। यूनिट वेक्टर जाते हैं ना, वेक्टर p जो यूनिट वेक्टर, देन जो भी है यूनिट वेक्टर अगर आप मान लीजिए तो p डिवाइडेड बाय इट्स मॉड मींस p डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू इज यूनिट वेक्टर। जहां लिख सकते हैं Q1 Q2 into r वेक्टर डिवाइडेड बाय r, तो लिख सकते हैं k into Q1 Q2 upon r cube into r वेक्टर। ये हो गया, क्लियर ना। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। गेटिंग इट। इसी को आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर ओरिजिन से है फोर्स ऑन चार्ज on one charge due to another from origin मींस पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर निकालना चाहिए, सपोज यही दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, वही चार्ज ले रहा है Q1 और Q2 है, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है आपका। क्लियर ना। ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर ओरिजिन से लेना चाहते हैं, सपोज ये आपका ओरिजिन है, तो यहां से ऊपर लेते हैं, फिर ये है आपका Q1, ये है आपका Q2। सपोज Q1 जो है ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है r1, और Q2 है ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे, इस पोजीशन वेक्टर है r। तो इसमें जानते हैं एक वेक्टर का हेड, सपोज हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑफ वन चार्ज ड्यू टू अनदर, वन चार्ज ले लिए सपोज Q2 ड्यू टू अनदर ले लिए Q1। सपोज Q1 के कारण Q2 पे निकालना है तो एरो इस डायरेक्शन में डालेंगे, अगर Q2 के कारण Q1 में निकालना है तो एरो इस डायरेक्शन में डालेंगे। अंडरस्टूड है, दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आप जानते हैं एक के हेड पे दूसरे का टेल डालें, इसके हेड पे इसका टेल, तो रिजल्टेंट होगा टेल टू हेड
तो r इक्वल टू r2 माइनस r1, तो यहाँ कह सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, ये होगा आपका। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दें तो आप लिख सकते हैं, सो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r क्यूब इंटू r की जगह में लिख सकते हैं r2 माइनस r1, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर ना? फोर्स एक अंडरस्टूड है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। अब उसको क्या लिखवाना है कि नेट फोर्स जो होगा एक बॉडी पे वेक्टर फॉर्म में है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, इसके बराबर, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल सुपरपोजिशन, ठीक है ना? वो नेट वेक्टर है तो उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक आध क्वेश्चन करके हम क्लियर करते हैं इसको। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ये कहता है इन द गिवन फिगर two fixed charges each of q plus q and a charge q is in equilibrium, एक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना? When if q is equal to plus q and q is equal to minus q is displaced, अगर करते हैं displaced along first part x axis, सेकेंड पार्ट अगर हम बोले y axis पे अगर डिस्प्लेस करते हैं, then check whether the equilibrium is either stable or unstable or neutral. एक कहता है in the given figure two fixed charges each of plus q and a charge q is in equilibrium. फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, सपोज ये आपका x एक्सिस है, इस डायरेक्शन में सपोज आपका y एक्सिस है, दो चार्जेस हैं, फिक्स्ड टू चार्जेस, एक चार्ज कहता है प्लस q, ये भी चार्ज है आपका प्लस q, इसका जो लोकेशन है ए और 0 है, इसका लोकेशन है सपोज माइनस ए 0, y डायरेक्शन में 0, क्लियर? और ओरिजिन पे कोई चार्ज है, ये जो ओरिजिन है आपका O, यहाँ पे कोई चार्ज है Q है। तो कहता है कि in the given figure two fixed charges each of plus Q and a charge Q is in equilibrium है, means net force 0 है। When if Q is equal to plus Q, अगर Q को प्लस Q मान लें और Q को माइनस Q मान लें, is displaced along x एक्सिस पे डिस्प्लेस हो गया और फिर y एक्सिस पे अगर डिस्प्लेस करते हैं तो चेक कीजिए कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा
अनस्टेबल होगा, एब्यूटर होगा। स्टेबल आप जानते हैं ना, सपोज यहां हम देख ले थोड़ा, सपोज एक कोई सिस्टम है, कोई पार्टिकल इनिशियली यहां पे है, सपोज कोई पोजीशन पे, क्लियर? यहां से पार्टिकल को यहां लेके छोड़ दिए तो फिर यहां आ जाए, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? पार्टिकल को यहां ले गए, छोड़ दिए तो आगे चला गया, तो हो जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, गेट ना? और पार्टिकल को यहां ले गया और यहीं पे आकर रेस्ट में आ गया, तो ये आपका होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गेट ना? पता ही होगा, फिर एक बार रिकॉल कर देता हूं। सब वन सेकंड देखिए, सपोज कोई पार्टिकल यहां है, यहां से यहां लेके छोड़ दिए तो लौट कर फिर यहां आ गया, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल को यहां से यहां लेके छोड़ दिए तो आगे चला गया, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल यहां इक्विलिब्रियम में था, इसको यहां ले गए, यहीं पे रेस्ट में, तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये कहता है अब क्यू को यहां ले गए, तो हम देखते हैं फर्स्ट में प्लस क्यू को, प्लस क्यू के कारण हम देखते हैं एक्स एक्सिस कहता है फर्स्ट पार्ट, तो प्लस क्यू को एक्स एक्सिस में ले गए। सपोज एक चार्ज यहां पे है, इसको हम यहां से पॉइंट पी पे सपोज लाए, ओ से पॉइंट पी पे हम लाते हैं, कोई डिस्टेंस है सपोज x, जो भी है डिस्टेंस हम ले। अब इस चार्ज को यहां ले आए और एक चार्ज प्लस क्यू है, अगर प्लस क्यू है तब क्या होगा? प्लस क्यू है तो देखिए यहां पे था तो दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे था, ए और ए, तो नेट फोर्स 0 था। यहां ले गए तो इस चार्ज के बीच का सेपरेशन घट गया, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये दोनों के बीच फोर्स क्या होगा? डिस्टेंस ज्यादा है, घटेगा ना, तो रिपल्शन का फोर्स घट जाएगा, मींस ए इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और ए इस पे रिपल्शन का कम फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स ज्यादा माइनस कम, फिर लौट कर यहां आ जाएगा। सो दैट इज योर फर्स्ट केस में प्लस के लिए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर इस केस में अगर हम माइनस क्यू लेते हैं, एक्स एक्सिस में माइनस क्यू लेंगे, तब क्या होगा? अगर माइनस क्यू लेते, सपोज एक क्यू था, ये इतना प्लस क्यू नहीं था, ये आपका माइनस क्यू था, ये सपोज आपका माइनस क्यू है। अगर माइनस क्यू लिए तो क्या होगा इस केस में? देखिए हम यहां से यहां ले तो ए क्या करेगा, इसके बीच का डिस्टेंस घट गया तो अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा लगेगा, इस चार्ज पे अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा लगेगा, ए इस पे अट्रैक्शन का फोर्स कम लगेगा, तो नेट क्या होगा? आगे चला जाएगा, तो आपका होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड केस देखते हैं y एक्सिस में अगर हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज को हम यहां ले गए सपोज पॉइंट P पे एट अ डिस्टेंस सपोज y है, घड़ी कितना, और ये चार्ज आपका प्लस क्यू है। अगर प्लस क्यू ले लिए तो इस प्लस के कारण इसमें फोर्स क्या लगेगा आपका? रिपल्शन का इस डायरेक्शन में, और इस प्लस के कारण फोर्स लगा कितना? रिपल्शन का इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, पार्ट इधर चला जाएगा, सो दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट आता है माइनस क्यू ले, माइनस क्यू चार्ज, ए प्लस क्यू नहीं रखते, माइनस क्यू लिए, गेट ना, तो क्या करेगा? ये जो है माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये जो है इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स इधर होगा, सो दैट विल बी योर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लेकिन बेसिकली माइक खराब हो गया है, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? जब तक ठीक नहीं होता है, एक दो क्लास कुछ इस तरह से चलेंगे।